स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? स्टार्स ट्विंकल करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जब लाइट स्टार्स से अर्थ तक आती है तो वो पहले वैक्यूम में ट्रैवल करती है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो बिकॉज यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट भी बैंड होगी यानी रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन जो एयर की डेंसिटी होती है वो वेरी करती है, चेंज होती है, तो उस वजह से कभी कभी रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो कभी रिफ्रैक्शन का एंगल ऐसा होता है कि आपकी आइज तक लाइट आती है और कभी रिफ्रैक्शन का एंगल ऐसा होता है कि आपकी आइज तक लाइट नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कभी आपको स्टार दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। इसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। लेकिन फिर प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि प्लैनेट्स हमारे काफ़ी क्लोज होते हैं, इसीलिए वो ट्विंकल नहीं करते। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। अब फर्स्ट सिचुएशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी काफ़ी क्लोज है और सेकंड सिचुएशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी काफ़ी दूर है। अब जब आपने स्टार्ट किया तो मान लेते कि आप 5 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए किसी वजह से। तो जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो आप पॉइंट बी से थोड़ा दूर दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी ज़्यादा दूर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत दूर है तो अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी आप डिफ्लेक्ट हो गए तो आप एंडिंग में पॉइंट बी से बहुत ज़्यादा दूर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस क्लोज होता है तो उतना ज़्यादा बेंडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर डिस्टेंस लंबा होता है तो ज़रा सी बेंडिंग से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो स्टार्स बहुत 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 ज़्यादा दूर है तो उस वजह से ज़रा सी लाइट भी बेंड होती है तो स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखता है। लेकिन प्लैनेट्स तो बहुत ही पास है हमारे, इस वजह से उसमें डिफ्लेक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको पता है कि फिश को दुनिया कैसी दिखती है? शायद आपने कैमरा के फिल्टर्स में फिश आई व्यू ज़रूर देखा होगा। तो फिश को ऐसा दिखने का रीज़न आपको ये डायग्राम में समझ में आएगा। लाइट अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होके फिश की आइज तक पहुंचता है, उस वजह से फिश को इस तरह से दिखता है। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ऑप्टिकल फाइबर्स। आपने शायद ऑप्टिकल फाइबर ज़रूर देखे होंगे। घरों में ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से दिखते हैं। लेकिन शोपीस के अलावा ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है। क्या आपको पता है कि आपको इतना स्पीडी इंटरनेट कनेक्शन कैसे मिलता है, या फिर पूरी दुनिया इतना स्पीडी इंटरनेट कनेक्शन कैसे प्रोवाइड कर पाती है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक कैसे कनेक्शन पहुंच पाता है? क्या आपको पता है जो आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं ये इंडिया के सर्वर से नहीं आया होगा। ये यूट्यूब वीडियो का अलग अलग पार्ट अलग अलग सर्वर से प्रोवाइड किया गया होगा। कुछ पार्ट यूएस के सर्वर से आया होगा, कुछ पार्ट इंग्लैंड के सर्वर से आया होगा, ऐसे अलग अलग सर्वर से आया है। तो ये कितनी जल्दी आप तक पहुंच पा रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आपको पता है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कई सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया गया है। यस, एक्चुअली सी के अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाए गए हैं, उसके थ्रू इंटरनेट और डेटा का स्पीडी ट्रांसमिशन किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से दिखता है और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट को ट्रैवल किया जाता है। लाइट को ऐसे एंगल से इंसिडेंट किया जाता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पड़ जाए, तो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर रह जाती है और वो बाहर नहीं पहुंच पाती। तो जैसे हमने बात की कि ऑलमोस्ट 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस भी बहुत ही कम होते हैं और पूरी की पूरी लाइट आगे ट्रांसमिट हो जाती है। और लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, तो इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फास्ट भी है और उसमें लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। क्या आपने कभी किसी स्मॉल होल से सनरेज को आते हुए देखा है, या कभी आप किसी फॉरेस्ट एरिया में गए और वहाँ पे सनरेज को इस तरह से आते हुए देखा है? इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो जब भी डस्ट पार्टिकल या कोलॉइडल या थोड़े बड़े पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो जाती है तो आपको ये टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना दिखता है। शैडो क्या होती है? जब भी कोई चीज़ लाइट को ब्लॉक कर देती है तो उसके पीछे का रीजन ब्लैकिश हो जाता है, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती और उस रीजन को हम शैडो बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि शैडो का कितना वेट होता है? तो लाइट जो होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, उसमें मोमेंटम होता है।
तो अगर लाइट किसी के ऊपर पड़ रही है तो वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, यानी कि वो उसका वेट बढ़ा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैडो तो एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो वहाँ पर लाइट कम प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो उसका एक्चुअल वेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डार्क रूम में आप अपना वेट ले तो वो आपका एक्चुअल वेट है, और अगर आप किसी ब्राइट एनवायरनमेंट में अपना वेट ले तो उसमें लाइट आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो उसमें आपका वेट ज़्यादा आएगा। एक्चुअली वो फोर्स बहुत ही कम होता है, तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं कि अर्ली सनराइज और लेट सनसेट क्यों होता है। हम पहले सनराइज की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि सन होराइजन यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नीचे है, तो सन आपको दिखना नहीं चाहिए। लेकिन सन रेज जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेंगी आगे, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकता है कि बैंड होके सनरेज आप तक पहुंच जाए। और आपको हमेशा ऐसे ही लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो आपको लगेगा कि सन ऊपर है, तो सन नीचे होने के बाद भी आपको पहले से ही दिखने लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं अर्ली सनराइज। और सिमिलरली सनसेट होने के टाइम सन बहुत नीचे भी चला जाएगा, फिर भी आपको बेंडिंग की वजह से वो दिखता रहेगा, तो इस वजह से लेट सनसेट होगा। सिर्फ जब वो बहुत नीचे चला जाएगा तब ये बेंडिंग नहीं हो पाएगी और आपको सन दिखना बंद होगा। तो आपको जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन दिखता है तो वो पहले से ही दिखने लग जाता है और वो बाद तक दिखता रहता है।